तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीके टूजे में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो करके क्लास 10th में जो है, सॉरी 9th में जो है, और खास करके जिनका सोशल साइंस में एग्जाम होगा, तो हम इसका सिर्फ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम इसको आपको बोल के बता दे रहे हैं। आप इसके हिसाब से अच्छा से सुन करके अगर जाते हैं तो आपको इससे रिलेटेड जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छा से लिख पाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, और अगर महत्वपूर्ण है तो क्यों। तो लिखेंगे हाँ, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंचाई से कृषि उपज बढ़ती है और सूखा प्रभावित क्षेत्र में खेती संभव होती है। मतलब कहने का मतलब ये बोल रहा है कि क्या सिंचाई को बढ़ाना जरूरी है, और सिंचाई बढ़ाएंगे तो क्यों बढ़ाएंगे। देखिए, सिंचाई वाला क्षेत्र अगर बढ़ेगा तो जहाँ जहाँ पर धरती बंजर है, भूमि अच्छा नहीं है, तो उस सब जगह पे सिंचाई होगा तो वहाँ पर खेती हो सकता है कि नहीं। और जब खेती होगा तो फसल ज़्यादा होगा, तो जो हमारा जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो फसल अच्छा होगा तो उन लोग को अनाज अच्छा मिलेगा, और अनाज अच्छा मिलेगा तो उनका पोषण अच्छा होगा, तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। प्लस उसका आर्थिक लाभ भी है, बहुत सारा फ़ायदा है। तो क्षेत्र में जहाँ पर खेती नहीं हो पा रहा, सूखा कारण, वहाँ खेती हो पाएगा, और जितना भी संभव हो सकता है आर्थिक स्थिति भी सीधा अच्छा हो सकता है। और किसान की आमदनी बढ़ेगी तो देश का आर्थिक स्थिति अच्छा होगा, देश का आर्थिक स्थिति अच्छा होगा तो लोगों का आर्थिक स्थिति अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जल संधि किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। तो आप लिखेंगे कि जल संधि एक संकरा जल मार्ग होता है। मतलब एकदम पतला सा जल के बीच में एक छोटा सा रास्ता होता है जो दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ता है। एक पतला सा रास्ता के बाद दूसरा अगल बगल क्षेत्र में एक तरफ ज़्यादा पानी और दूसरा तो ज़्यादा पानी, और बीच में पतला सा रास्ता होता है। जैसे पनामा जल संधि अगर आप देखे होंगे या फिर देख लीजिएगा पनामा जल संधि, तो कह सकते हैं कि दो बड़ा जल वाला जमाव की जगह के बीच में एक पतला सा जो रास्ता होता है उसे जल संधि कहते हैं। सीधा सीधी लिख दीजिएगा कि दो जल मार्ग को जोड़ने वाला जो क्षेत्र होता है बीच में पतला सा, उसको हम जल संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से पहले तैयारी किया जाता है। मतलब आपदा प्रबंधन अगर हम करेंगे तो कोई भी हमारा आपदा अचानक आने वाला, जो घटने वाला, जैसे भूकंप आ जाता है, या अचानक कहीं बादल गिर जाता है, या कोई भी अचानक गिर जाता है, कहीं कोई बम गिर जाता है, कुछ भी गिर जाता है, तो अगर हम लोग प्रबंधन कहीं भी करके रखते हैं आसपास में, तो हमको उससे बचाव हो सकता है। राहत का तुरंत आने से हमारा नुकसान कम हो सकता है, और उससे क्या होता है कि सरकार का जो नुकसान है वो कम से कम होगा, तो देश का आर्थिक स्थिति ठीक बच के रहेगा। और बात ये कि आपदा प्रबंधन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं पर कोई भी आपदा बोल के आती नहीं है, तो अचानक आती है, तो उसमें होता है कि अचानक बहुत सारा विपत्ति और जो तकलीफ आता है उसके चलते लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो उस परेशानी को थोड़ा कम किया जा सकता है। आपदा को रोकना मुश्किल है लेकिन उसको कम किया जा सकता है। इसके लिए क्या होता है कि जहाँ आपदा आता है तो वहाँ के लोगों को फिर दूसरा जगह निकाल के ले आना पड़ता है, तो पूर्ण व्यवस्था उसको करना पड़ता है रहने के लिए। तो इस सब का व्यवस्था बनाने के लिए आपदा का प्रबंधन जरूरी है कि कभी भी किसी के साथ कोई मुसीबत आए तो उनको समय रहते अच्छा जगह पर पहुँचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा क्या है, और परमाणु ऊर्जा के बारे में आपको बताना है। तो परमाणु ऊर्जा वह शक्ति है जो परमाणु के विखंडन या संलयन से प्राप्त होता है। मतलब परमाणु ऊर्जा मतलब है कि परमाणु के विखंडन या संलयन से प्राप्त होता है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन और चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। आजकल तो परमाणु को ऊर्जा देखते हैं बड़े बड़े बम बनाने में किया जाता है। जितना मिसाइल जो चल रहा है ये परमाणु ऊर्जा के कारण ये सब हो रहा है। आप चाहिएगा इसका अच्छा उपयोग कीजिएगा तो बड़ा बड़ा बिजली उत्पादन कर सकते हैं और बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर इस ऊर्जा को बचा के रखते हैं तो आप अलग अलग क्षेत्र में प्रयोग करके, साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि उसका अच्छा गलत दोनों उपयोग हो सकता है। बम से किसी को उड़ा सकते हैं, लेकिन उसी बम बनाने में जितना ऊर्जा आप लगाते हैं उसका बिजली उत्पादन करेंगे तो कितने लोगों के लिए अलग अलग काम में काम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारण को लिखिए। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के 3 कारण लिखने के लिए बोलेगा तो हम 3 ही दे रहे हैं, 4-5 रहेगा तो उसका बहुत सारा कारण है। तो लिखेंगे उपनिवेश पर टैक्स होना। जब अमेरिका जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज अमेरिका को उपनिवेश बना के रखा था और अलग अलग तरह का टैक्स ले रहा था। ये चाहता कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत, मतलब ये चाहता था कि कोई टैक्स वगैरह नहीं लगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगने के कारण वहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे। और ख़ास करके एक बहुत बड़ा घटना हुआ था क्या कि अमेरिका में जब एक जहाज़ पे बहुत सारा चाय का पेटी पूरा लद करके आ रहा था, तो अमेरिका वाला लोग जो था ये बिजनेस डायरेक्ट करना चाहता था, जो अंग्रेज़ को काफ़ी अच्छा नहीं लगा। तो अंग्रेज़ वाला लोग जो था वो अमेरिका के ड्रेस में आए और जितना चाय का पेटी था सब समुद्र में फेंक दिए थे, और उसमें लाखों करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ था। इससे अमेरिका वाला लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। और ये जो बोस्टन की जो चाय पार्टी की घटना हुई, इसके कारण अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था 1776 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएँ क्या है। तो लिखेंगे कि लोकतंत्र का विशेषताएं तो निम्न बहुत प्रकार का है, लेकिन जैसे इसमें लोकतंत्र का प्रमुख विशेषता में कि जनता भागीदारी लेता है। लोकतंत्र में चुनता भी जनता और चुनाता भी जनता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, ये किसी के लिए नहीं होता, ये सबके लिए स्वतंत्र चुनाव है। इसमें जो जिसका मन है उसको अपनी इच्छा से चुन सकते हैं। बहुमत का शासन है लेकिन अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब इसमें क्या है कि जिसका ज़्यादा संख्या में लोग जीत करके आएंगे उन्हीं को शासन करने के लिए मिलेगा, और जिनका संख्या कम होता है उसका लोकतंत्र में सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट और संविधान देता है। तो ये सब अधिकार लोकतंत्र में है।
और लोकतंत्र में क्या विधि का शासन है, मतलब कोई भी काम आप करिएगा तो कानून के दायरे में ही रख के करना है, कानून से बाहर जाकर के आप कोई काम को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या संक्षिप्त में लिखिए या टिप्पणी लिखिए, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन बोल के। तो आप लिखिएगा यह नीति वर्ष 2000 में लागू हुई थी। जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है ना, ये 2000 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य था जनसंख्या का वृद्धि को नियंत्रित करना। मतलब आज भारत का जनसंख्या जो पूरा विश्व में 1 नंबर हो गया और ऐसे जनसंख्या बढ़ते रहेगा तो हमारे पास धरती तो 2.4% ही है, रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगा, फिर इतना मृत्यु दर बढ़ जाएगा कि बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, मृत्यु दर को घटाना संभव नहीं हो पाएगा और एक दूसरे का स्वास्थ्य लेकर के, शिक्षा से लेकर कोई भी सुविधा ठीक से नहीं मिल पाएगा। तो जनसंख्या कंट्रोल करना काफ़ी जरूरी है। कोई भी देश का विकास करने के लिए जनसंख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा जनसंख्या रहेगा उतना सुविधा लोगों को कम मिलेगा, तो इससे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो लिखेंगे मानव संसाधन श्रम और कौशल रखने वाले लोग हैं। मतलब मानव संसाधन मतलब है कि मानव तो सभी, जितना सब दुनिया में जितना लोग, सब कहीं ना कहीं कुछ काम का तो संसाधन है, लेकिन जो मानव मेहनत करने वाले होते हैं, जिसके अंदर कुछ कौशल होता है, कुछ गुण होता है, वो खास करके अच्छे मानव कहे जाते हैं और मानव संसाधन के अच्छे उदाहरण है वो। मानव संसाधन में शिक्षा आता है, जिसके अंदर ज़्यादा शिक्षा होगा वो ज़्यादा काम का संसाधन बनेंगे। जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो, प्रशिक्षण हो, कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग लिए रहेंगे तो वो ज़्यादा काम कर पाएंगे। और इस सब के जरिए हम बोल सकते हैं कि मानव संसाधन के जरिए इन्हें मानव पूंजी में बदला जा सकता है। मानव संसाधन का मतलब पानी पूंजी को मानव पूंजी में कैसे बदला जा सकता है। मान लेते कोई इंसान है जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, तो बहुत सारे लोगों को पढ़ा सकता है, लिखा सकता है, और वो क्या करेगा कि सभी लोगों से कोई काम लेता है तो काम अच्छा तरीका से होगा, तो हम अपने आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं, सामाजिक परिवेश को ठीक कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तेरे से मानव का पूंजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष शासन में से आप क्या समझते हैं। तो प्रत्यक्ष शासन जब जनता सीधे शासन में भाग लेता है उसे प्रत्यक्ष शासन कहते हैं, और जैसे सांसद मुखिया सब जो चुनते हैं डायरेक्ट जनता वोट देकर चुनाता है। लेकिन एक अप्रत्यक्ष शासन होता है जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनता है। जैसे हमको राष्ट्रपति को सुनना है तो हमको डायरेक्ट राष्ट्रपति नहीं चुन सकते हैं, उसको राष्ट्रपति चुनने के लिए जो लोकसभा राज्यसभा के लोग हैं वही लोग मिलकर के चुनते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं आगे कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार सहायता की जाती है। तो आप देखिए आपदा जहाँ पर आता है, जहाँ पर कोई भी तत्कालीन कोई घटना घट जाता है तो वहाँ पर राहत शिविर होना चाहिए, वहाँ खाने के लिए भोजन, वहाँ का पानी, वहाँ दवाई, सब व्यवस्था होना चाहिए। और अगर ज़्यादा जगह टूट फूट गया, बर्बाद हो गया तो उसको फिर दूसरे जगह पे बसाने के लिए पुनर्वास का व्यवस्था होना चाहिए और मानसिक समर्थन होना चाहिए। खास करके जिनके साथ विपत्ति तकलीफ आती है वो काफ़ी परेशान रहते हैं, तो उसकी भावनाओं को समझ करके उनका काफ़ी सपोर्ट और संतुलन उनको देना चाहिए, उनको ढाढ़स बंधाना चाहिए। आपदा में पूंजी का क्या महत्व है। तो लिखेंगे पूंजी उत्पादन के लिए आवश्यक साधन, जैसे कि आपदा में पूंजी का क्या महत्व है। तो जैसे मशीन बहुत सारा रहेगा तो जल्दी जल्दी कोई काम हो जाएगा, और जितना भी उपकरण रहेगा तो पता चल जाता है कि कहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ, कहाँ कम नुकसान हुआ, बहुत सारा बात है। और कच्चा माल आदि ये सब प्रदान करती है, इससे बिना उत्पादन संभव नहीं। उत्पादन, अच्छा आपदा के बारे में नहीं बात कर रहे हम लोग, उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा से मिस्टेक हो गया थोड़ा जल्दी में, आप ध्यान से फिर से इस वीडियो को सुन लीजिए, इस क्वेश्चन को सुनिए कि उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है। तो देखिए उत्पादन में पूंजी का बहुत ही महत्व है। आप कोई भी उत्पादन करिएगा तो अगर ज़्यादा पूंजी रहेगा तो आप ज़्यादा उपजा सकते हैं। जैसे मशीन लगा दीजिएगा, बहुत सारा तकनीक लगा दीजिएगा, मोटर लगा दीजिएगा, बहुत सारा चीज़ आप लगा दीजिएगा, बहुत लोगों को साथ एक साथ काम करवाइएगा तो ज़्यादा आप उत्पादन कर सकते हैं। तो उत्पादन वही ज़्यादा करेगा सर, पूंजी ज़्यादा है। अब किसी के पास 5 ही कट्टा खेत है और पैसा ही नहीं तो कहाँ 5 कट्टा भी खेत नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ लोग के पास 50 बीघा भी खेत रहेगा और उसके पास पूंजी ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा उत्पादन करेगा और उससे लाखों करोड़ों कमा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन का बहुत ही महत्व, उत्पादन में पूंजी का बहुत ही महत्व है। जिसके पास जितना ज़्यादा पूंजी होगा वो कोई भी उत्पादन उतना ज़्यादा वो कर सकता है। तो ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। तो आप लिखिएगा कि मध्यकाल में, मतलब पहले बीच का जो समय था, मध्यकाल में शिक्षा, विज्ञान, कला और संस्कृति का पतन हुआ। चर्च का दबदबा था और वैज्ञानिक सोच पर रोक थी, इसलिए इसे अंधकार का युग कहा जाता है। मतलब मध्यकाल में, मतलब प्राचीन के बाद जो बीच वाला समय था मध्यकाल में, उस समय क्या था कि शिक्षा, विज्ञान, कला और संस्कृति का ये सब का सब पतन हो गया था। इसमें क्या हो गया था कि जो चर्च उर्च वाला लोग था ना, जो भी क्रिश्चियन वाला लोग, धर्म लोग मानने वाले थे, उन लोग का पूरा दबदबा था। इसके कारण जब शिक्षा का पतन हो जाए, विज्ञान का पतन हो जाए, ये सब ठीक से काम नहीं करेगा तो वैज्ञानिक सोच पर ये सब रोक जब लग देगा तो एक तरह की अंधकार का युग हो गया। तो जो बीच का समय था ना मध्यकाल का समय में, इसीलिए इसको अंधकार का युग कहा जाता था, क्योंकि शिक्षा का, विज्ञान का पतन, जहाँ भी शिक्षा और विज्ञान का पतन होगा तो वह अंधकार का युग हो जाएगा। तो मध्यकाल में हुआ तो मध्यकाल को अंधकार का युग इसलिए कहा जाता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। तो लिखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। मतलब लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका होना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका में नागरिक जितना उस लोग का रक्षा होता है और सरकार के कार्यों को निगरानी करता है। जितना भी सरकार काम करता है उसका निगरानी करता है और न्याय सुनिश्चित करता है, और इसलिए न्याय सुनिश्चित करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका रहेगा तो किसी का पक्ष में फैसला नहीं देगा, जो
सही रहेगा उसके तरफ फैसला देगा। नहीं तो आजकल देखते हैं न्याय लेने के लिए लोग घूस दे करके, पता नहीं भ्रष्टाचार करके, गलत करके भी सही साबित हो जाते हैं। तो लोकतंत्र में अगर स्वतंत्र न्यायपालिका रहेगा तो अपनी इच्छा के अनुसार जो सही रहेगा उसके साथ फैसला करेगा, ये बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग के बारे में बात करना है। तो संयुक्त संघ का बहुत सारा अंग है, तो उसमें से कुछ अंग को हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग जो है वो है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायिक परिषद, सचिवालय और न्याय परिषद। उसके बाद उत्पादन के विभिन्न साधन हैं कौन कौन सा। तो उत्पादन के लिए पहले आपको भूमि होना चाहिए, फिर उसको काम करने के लिए श्रम होना चाहिए यानी मजदूर होना चाहिए, बहुत सारा पूंजी होना चाहिए और उद्यमिता, आप उद्योगपति जैसा रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप करवा पाएंगे। तो ठीक है, अब इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं क्योंकि जितना भी हम आपको बोले हैं ये सब्जेक्टिव में आपको काफ़ी काम आने वाला है। तो इसको ध्यान से आप 1 से 2 बार सुनिए। एक जगह बोलने में मेरे पास उत्पादन की जगह पे हम आतंकवाद बोल दिए, तो उसको ठीक से 2 बार सुन लीजिए और उसके बाद इसको ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करिए, बस बार बार चीज़ों को समझिए और जिस पॉइंट को हम समझाएं उस पॉइंट को और अपने अच्छा से बना करके लिखने की कोशिश करिए। टाइम मेरे पास बहुत कम है, आप सभी को पता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मेरे से आप कभी के लिए हो पाए वो कर दे रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, जल्दी से 1000 पहुँचाइए ताकि और टीचर लोग को हम अपने साथ जोड़ पाएंगे और स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा तब तक। तो ठीक है, इस वीडियो को रख रहे हैं, धन्यवाद।